मैं समझता था सब गड़बड़ नेताओं की वजह से, सब बदमाश होते हैं। धीरे धीरे मुझे सीखा, मैंने समझ में आया कि नेता भी बड़े अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था बाबरी मस्जिद जिस वक्त तोड़ी गई? इस सरकार ने सड़कों के संदर्भ में जो काम किया है वो सराहनीय है। बिल्कुल। पूर्व में कभी इतना कार्य नहीं हुआ था। कभी आपको पावरलेस फील हुआ है? आई विल डू व्हाट आई कैन एंड दैट कैन विल ग्रो। इंपोर्ट में अगर हम ईज कर देंगे तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और उससे हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स है वो शायद कम हो जाए। मोदी जी अधिकारी को बहुत मानते थे, हाँ मेरे ख्याल अभी मानते होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने ऐसी बात क्यों कही, वो भी पार्लियामेंट में कही। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जाने के लिए। सर थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं, आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपने 38 साल की सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें सीखी, और सबसे बड़ी चीज़ एक आईएएस ऑफिसर के लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या होती हैं? देखिए, मैंने अपनी पूरी सेवा काल में सीखा और आज भी सीख रहा हूँ। सीखने का तो ये है कि आप जिस उम्र में हो आप सीख सकते हैं। जब मैं आरंभ में सर्विस में आया तो पहला, आपको शायद जानकारी है नहीं, पहले मैं पुलिस सर्विस में आया। तो मैं हैदराबाद ट्रेनिंग में गया। बड़ी जोरदार ट्रेनिंग थी, फिजिकल बड़ी स्ट्रेनुअस ट्रेनिंग थी, सुबह जल्दी उठना पड़ता था, बिल्कुल नया डिसिप्लिन था। खैर मैं तो थोड़ा बहुत खिलाड़ी था, खेल में रहता था, तो मुझे उतनी समस्या नहीं हुई, लेकिन मेरे कई साथियों को बहुत समस्या आई। मुझे स्मरण है कि एक मेरे साथी थे, प्रोबेशनर थे हमारे साथ, तो राउंड लगाते वो गिर गए वहीं पर, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी दौड़ नहीं लगाई थी। तो काफी कठिन ट्रेनिंग थी वहाँ की। खैर मैं अगले वर्ष आईएएस में आ गया, तो फिर मैं मसूरी एकेडमी में गया। वो समय 3 महीने का शुरू का जो जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन कोर्स, बड़ा बढ़िया था, बड़ा आनंद आया। क्योंकि देखिए ऐसा कि सैलरी मिलने लगी थी, कोई जिम्मेदारी थी नहीं, और ये पता था अच्छी सेवा में आ गए हैं, तो बड़ा मौज मस्ती थी उस समय। वहाँ से ट्रेनिंग के बाद जब हम पोस्ट हुए, जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई, मेरी पहली पोस्टिंग हरदोई में हुई। ओके। हरदोई में बड़ा क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट माना जाता था। अच्छा। लोग कहते थे कि हिरण्यकश्यप वहाँ से थे, तो हरदोई नाम वहीं से पड़ा। हाँ। खैर सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ। वो वाकया ये था कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। मैं 1984 की बात कर रहा हूँ, आपका शायद हाँ जन्म जी, नहीं हाँ जी, हुआ हाँ होगा जी। उस समय। तो उसके फलस्वरूप जो हुआ वो बड़ा बड़ा चिंता का विषय था। मैंने देखा, मैं क्योंकि सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट था, मेरा काम था वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो जो बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विधायक एक थे रूलिंग पार्टी के, वही सब गड़बड़ करा रहे थे वहाँ पर। अच्छा। माइनॉरिटीज़ की, सरदारों की दुकान जला रहे थे, जलवा रहे थे। मतलब मैंने वो खुद नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसी सूचना मिली कि वो सब इसके पीछे हैं। दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। दंगा तो नहीं हो रहा था उस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम लोग थे, तो दंगा तो होता है दोनों लोग बोले। ये सिर्फ एक ही कुछ ही लोग थे, तो उनको अच्छा। प्रताड़ित किया जा रहा था। सिख कम्युनिटी वहाँ पे बहुत कम थी। थोड़ी थी, ओके। तो उनको चुन चुन के जो है उनकी दुकानें जलाना। तो मेरा काम था उसको रोकना, तो हम रात भर जग के गश्त करते थे, देखते थे। लेकिन जब मुझे ये खबर मिली कि ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल एमएलए इसके पीछे है, तो मेरा एक डिलेमा, उसको मैंने अपनी पुस्तक एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट में भी लिखा है, और बाद में एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियंस में भी लिखा है। मेरे लिए डिलेमा ये था कि मैं इस पावरफुल एमएलए के विरुद्ध कार्रवाई करूं ना करूं। अंततः मैंने डिसाइड किया कि मैं इनके अगेंस्ट केस बनाऊंगा, तो मैंने उनके अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का केस बनाया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारी को, जिला मजिस्ट्रेट को, तो मैंने फाइल बना के जिला मजिस्ट्रेट को भेज दी। अब ये उसको मालूम पड़ गया, ओके। तो बड़ा नाराज, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, वो लखनऊ चला गया। लखनऊ पास ही हरदोई के। मालूम नहीं उसने क्या कहा, मुझे हाजिर होने को कहा गया लखनऊ में। मैं लखनऊ पहुंचा, एक बड़े सीनियर अधिकारी के कमरे में जब मैं घुसा, तो उन्होंने कहा लिए तुमने क्या कर दिया। मैंने बताया उनको, साहब ये मैंने कर दिया। बोले हाँ तुमने किया तो ठीक है, लेकिन फाइल वापस ले लो। अब मेरे समझ में नहीं आया, जब मैंने ठीक किया तो फाइल किस बात की वापस लूं। उन्होंने नहीं, तुम्हारे हित में अभी तुम्हारी सेवा शुरू हुई है, तो तुम्हें अभी बहुत ज्यादा आगे सेवा करनी है, तुम क्यों सब चक्कर में पड़ रहे हो। तो मैंने, साहब अगर मैंने गलत किया तो मैं वापस लूं, बात तो सही थी, और वैसे भी सर निर्णय डीएम को लेना है, तो वो रिजेक्ट कर दे मेरा प्रपोजल। भाई मेरा फाइनल तो है नहीं, जैसे उनको लेना है। बोले नहीं नहीं तुम फाइल वापस ले लो। मैंने, साहब वो तो तीर है, निकल गया सर कमान से, अब कहाँ वापस आएगी फाइल। और ये बात खत्म हो गई, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में आ गया। फिर हुआ क्या उस केस का? मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मेरा ट्रांसफर हो गया। तो मुझे बड़ा खराब लगा कि बताओ यार, मैंने तो सही काम किया, मेरा ट्रांसफर हो गया। मुझे स्मरण है कि उससे पहले मैंने वहां जो काम किया था उस पर लोग शायद प्रभावित रहे होंगे। जब मैं ट्रेन पे जा रहा था अपनी दूसरी जगह पर, तो पूरा प्लेटफॉर्म भरा था, लोगों के आंसू आ रहे थे कि ये क्यों जा रहा अधिकारी। तो मेरे लिए तो रिवॉर्ड वही था कि मैंने जनता के लिए कुछ करने का प्रयास किया, अब ट्रांसफर हो गया तो हो गया।
अब देखिए उस समय मुझे बहुत खराब लगा ट्रांसफर का, ठीक है ना, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने सही काम किया और मेरा ट्रांसफर हुआ। 7 साल बाद मैं खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना, लखीमपुर खीरी, वो भी पड़ोस का ही जिला है, बीच में सीतापुर पड़ता है और हाँ, लखीमपुर खीरी है। तो ये जो मेरी रेपुटेशन थी वहां पहुंच गई थी कि साहब ये कड़क आदमी है, कोई गड़बड़ करता है अंदर कर देते हैं, ये नहीं देखते कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का। अब देखिए उसका लाभ मुझे हुआ। हाँ, बाकी उस समय राम जन्मभूमि प्रकरण चल रहा था, तो बाकी सब जनपदों में कर्फ्यू लगा हुआ था, सीतापुर में, हरदोई में, बाराबंकी में, सब जगह कर्फ्यू था। मेरे जिले में कर्फ्यू नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वही सबको पता था गड़बड़ करेगा अंदर कर देगा। लेकिन आप देखिए किस्मत की बात है, किसी एक मर्डर हो गया। तो वहां जो जिलाध्यक्ष था रूलिंग पार्टी का, उसमें समाजवादी जनता पार्टी थी शायद, मुलायम सिंह जी उसके मुख्यमंत्री थे, उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। उसने कहा कि साहब मैं तो इसका जनाजा निकालूंगा, यानी कि फ्यूनरल प्रोसेशन निकालूंगा। तो हमने कहा यार इतने चार्ज एटमॉस्फेयर में फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेगा तो राइट हो जाएगा यहाँ। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, भाई क्यों, तुम्हारी सरकार है, क्यों कर रहे हो? और नहीं साहब हम तो निकाल लेंगे। मैंने उसको बंद कर दिया। अब देखिए वहां तो मैंने विधायक का सिर्फ एक केस बनाया था, यहाँ अध्यक्ष को मैंने बंद कर दिया। तो मैंने वाइफ से कहा कि यार देखिए अब ऐसा है कि वहां तो मैंने उससे केस बनाया था, यहाँ हो सकता है मेरा ट्रांसफर तो होगा ही, सस्पेंशन भी हो सकता है, तैयार रहिए। रात को 10:30 बजे मुख्यमंत्री का फोन आया मेरे पास। कल्याण सिंह जी? हाँ, नहीं उस समय डीएम वो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। ओके ओके। तो उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि आपने क्या किया डीएम साहब? मैंने उनको समझाया कि साहब ये जनाजा निकालने की बात कर रहे हैं, और साहब जनाजा निकलेगा तो राइट होगा। बोले नहीं कोई तरीका निकालिए उनको छोड़ने का। मैंने कहा साहब मुझे व्यक्तिगत नहीं, मैं तो खुद चाहता हूँ छोड़ दें, लेकिन कोई इनको समझाए कि साहब क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। अब मालूम नहीं क्या हुआ, उन्होंने फोन पटक दिया। तो मैं समझ गया कि अगले दिन सुबह कुछ ना कुछ होगा ही। लेकिन सुबह मेरे पास फोन आया और मुझे बताया गया कि वो तैयार हो गए जनाजा ना निकालने की। मैंने छोड़ दिया उनको। कहानी लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद उन्हीं चीफ मिनिस्टर ने, जो मुझसे इतना नाराज थे, मुझे वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अवार्ड दिया यूपी का। तभी मुझे स्मरण आया जो मेरी माँ कभी कभी कहती थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पहले नहीं समझ में आता जब वो कहती थी। देखिए कर्म मैंने वहां भी किया, हरदोई में कर्म मैंने यहाँ भी किया। कर्म एक ही से थे। एक में मेरा ट्रांसफर हो गया, दूसरे में मेरे को रिवॉर्ड मिल गया। तो ये जैसा आप कह रहे हैं ना, सीखा, मैंने बहुत सीखा धीरे धीरे करके। जैसे सबसे पहले शुरू में जो मैंने अपनी पुस्तक एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियन में भी लिखा है कि शुरू में मुझे बड़ा प्रेजुडिस था नेताओं के अगेंस्ट। मैं समझता था सब गड़बड़ नेताओं की वजह से, सब बदमाश होते हैं। धीरे धीरे मुझे सीखा, मैंने समझ में आया कि नेता भी बड़े अच्छे होते हैं, और जो खराब होते हैं उनमें भी कई अच्छाइयाँ होती हैं, और उनकी कई मजबूरियां होती हैं जो मैं शायद पहले नहीं समझ रहा था। और कई बार नेता आके मुझसे सही काम भी कहते थे, ऐसा नहीं हर बार गलत काम कह रहे हैं। तो मैं क्यों प्रेजुडिस हूं उनके अगेंस्ट? तो शुरू में मेरी बड़ी लड़ाई होती थी नेताओं से, उसमें मेरा ट्रांसफर भी होता था। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नेता भी वैसे ही हैं जैसे हम हैं। उनकी शायद सीमाएं अधिक हैं, उनकी मजबूरियां अधिक हैं हमसे ज्यादा। हम तो अधिकारी हैं, मुझे सेवा से तो कोई निकाल नहीं दे रहा है, वो तो चुनाव हार जाएंगे। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नेता, ये भी बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए, कि नेताओं को हम एक व्यक्ति के रूप से जाने और एक प्रेजुडिस ना करें। तो आपके टोटल कितने ट्रांसफर्स हुए? हरदोई के बाद कहाँ हुआ? मैंने कैलकुलेट नहीं किया कभी, एक अंदाजा? शुरू नहीं, मैंने टोटल किया ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, शुरू में मेरे बड़े ट्रांसफर हुए। एक प्रकरण आपको बताऊं, मायावती जी का मैं विशेष सचिव था जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी। मैं उनका, उससे पहले मैं कल्याण सिंह जी के साथ विशेष सचिव था। तो मैं कई मुख्यमंत्रियों के साथ रहा हूं। जब मायावती जी, पार्टी के, अब पार्टी से मुझे मतलब ही नहीं था। मुझे वो बोल, देखिए मैं अपने 38 साल के करियर में कभी किसी नेता के पास किसी काम के लिए नहीं गया, लेकिन अजीब सी बात है कि हर नेता ये समझता था कि ये काम कर लेगा। तो कल्याण सिंह जी मुझे विशेष सचिव बनाया, मायावती ने विशेष सचिव बनाया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी के टाइम पे मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी में क्राइसिस सॉल्व करने के लिए बुलाया गया। उसका जब मोदी जी आए तो मुझे कुल सेक्रेटरी बनाया गया। उनको देखा ही होगा, लेकिन मैं किसी के पास नहीं गया। तो मैं आपको ये बता रहा था ट्रांसफर के बारे में। तो जब दोबारा बनी मायावती जी, तो पहले जो मेरा 6 महीने का अनुभव उनके साथ था, 4.5-5 महीने का, वो बहुत अच्छा नहीं था विशेष सचिव के रूप में। तो मैं दूसरी बार, मैं उनसे मिलने तो मैं जाता ही नहीं था, मैं उनसे दूर ही रहा। तो उन्होंने मुझे फोन किया, उनके एक अधिकारी ने, कि आप को चाहती हैं वो सचिवालय में। तो मैंने पोलाइटली कह दिया मैं नहीं आना चाहता, मैं नहीं रहता हूँ। मुझे पता नहीं, मेरा 3 बार ट्रांसफर हुआ 6 महीने। सीएम को मना कर दिया? सीएम से तो मेरी बात नहीं हुई थी, जिसने मुझसे पूछा उसको मना कर दिया मैंने, कि मैं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जीवन में हर आदमी को निर्धारित करना पड़ता है कि वो चाहता क्या है। कई लोग चाहते हैं कि सिर्फ ऐसी जगह पर बने रहें जो बड़ी पावरफुल दिखती है या नहीं पता नहीं। मेरा यह था कि मैं खुश रहना चाहता था। मैं काम करिए, खुश रहिए,
टेंशन में रहने से क्या फायदा अनावश्यक, जो आपको पता है कि टेंशन में रहना है। क्योंकि पहली बार जब मैं उनके साथ था तो काफी मैं टेंशन में था। मेरा ख्याल पूरे करियर में अगर मैं सबसे ज्यादा टेंशन में रहा हूं तो उस 4.5 महीने में जो मैंने पहली बार मायावती जी के साथ था, मुझे बड़ा अनईजी महसूस ऐसा होता किस था। वजह से? ऐसा था क्योंकि उससे पहले मैं कल्याण सिंह जी के साथ था, हाँ। और कल्याण सिंह जी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन्स एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियंस आई वर्क विद। इतने बढ़िया नेता, इतने बढ़िया। तो उस अनुभव के बाद जब मैं मायावती जी के साथ है तो मुझे अजीब सा लगा। मन ही मन आप कंपेयर भी करने लगे होंगे। मन ही मन क्या, वास्तविकता में कंपैरिजन तो करता ही आदमी कि मैंने एक सचिवालय में पहले काम किया, अब मैं कर रहा हूं। तो वो मैंने जो परिवर्तन देखा उसको मैं संभाल नहीं पाया। मेरे लिए जो मैंने कई उसमें दृष्टांत मैंने लिखे हैं अपनी पुस्तक में, एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियंस में, उसमें मैंने बताया है कि मैं क्यों नहीं समझ पाया। क्योंकि ऐसे दृष्टांत होते थे जिसमें मुझे बहुत खराब लगता था। इनफैक्ट एक दिन मैं, प्रमुख सचिव थे, बहुत बढ़िया अधिकारी थे, उनके पास गया कि साहब मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो उन्होंने पहले इग्नोर किया, जब दोबारा कहा, तिबारा कहा, तो उन्होंने कहा बैठो तुम यहाँ पर। मैं बैठ गया। बोले तुम ऐसे छुट्टी के जेब में लिए घूमते हो एप्लीकेशन, तुम चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, तो जो और हो रहा है वो गड़बड़ हो जाएगा, हम तो मिलकर कुछ ठीक ठाक करा लेते हैं। फिर उन्होंने वाकया बताया, बिल्कुल सही वाकया। मायावती जी की आदत थी वो मीटिंग में सस्पेंड कर देती थी अधिकारियों को। तो एक बार एक डीएम को सस्पेंड कर दिया उन्होंने, वैसे ही सस्पेंड कर दिया। अब वो रोता हुआ आया मेरे पास कि सर, बड़ा अच्छा अधिकारी था, कि साहब मुझे सस्पेंड कर दिया, मेरे कोई गलती नहीं है। देखा तो वाकई उसकी कोई गलती नहीं थी, सस्पेंड कर दिया उन्होंने। अब उनको ठीक कैसे कराएं, मतलब गलती को ठीक कैसे कराएं। तो हम लोग सचिवालय में क्या करते थे कि सही समय पर जाकर मुख्यमंत्री जी से कोशिश करते थे कि उनका निर्णय हम चेंज कराएं। इस प्रकरण में हमने चेंज करा लिया उनका निर्णय। तो वही जो प्रमुख सचिव थे मुझसे कहने लगे, तुम्हें याद है वो प्रकरण कि उसके साथ अन्याय हो जाता ना, हम लोगों ने मिल के जाकर उसको ठीक कर लिया। अब तुम भाग जाओगे, हम भी भाग जाएं, तो यहाँ यही सब चलता रहेगा, ये सस्पेंड वो सस्पेंड। तो मुझे बात उनकी समझ में आई। देखिए, जैसा आपने शुरू में बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आपने क्या सीखा, मैं भी सीखता रहा। वहां मैंने सीखा कि हमेशा कोई परिस्थिति परफेक्ट नहीं होती, हर परिस्थिति में कुछ समस्याएं। अब आप उससे भाग सकते हैं। मेरा ख्याल ये पहला प्रकरण था और मेरे ख्याल अंतिम प्रकरण था मेरे पूरे कार्यकाल में, जब मैं भागना चाहता था एक स्थिति से। बाकी समय तो मैं रहा वहां पर, जैसी भी थी संभाला, उसको ठीक किया। इस परिस्थिति में भागना चाहता था क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता था जो हो रहा था। सर, आपने लखीमपुर की बात की थी। सो उस टाइम पे जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद चल रहा था, तो तब भी आप शायद वहीं पे पोस्टेड थे। मैं वहीं था, वहीं पोस्टेड। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? बाबरी मस्जिद जिस वक्त तोड़ी गई? नहीं, जिस समय तोड़ी गई उस समय मैं कल्याण सिंह जी के साथ था। ओके, यूपी के जो सीएम थे उस वक्त? यूपी के सीएम थे, मैं उनका विशेष सचिव था और डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस था। और ये कोइंसिडेंट था कि जिस दिन टूटी उस दिन मैं ही अकेला सुबह चीफ मिनिस्टर के घर पे था। अच्छा। जब ये सूचना आई, उन दिनों मोबाइल तो था नहीं, फोन पे आई सूचना कि वो गिर गई, तो कल्याण सिंह जी इतने नाराज हुए। मुझे स्मरण है कि उन्होंने तभी अडवाणी जी से फोन पे बात की और भैरव सिंह शेखावत जी, और दोनों को उन्होंने खूब सुनाई। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से मना कर रहा था, इतने लोगों को इकट्ठा ना करें आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। और मेरे पास इस समस्या का समाधान था, मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, और अब देखिए क्या हो गया। और वो समाधान क्या था सर? समाधान वही था जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसके 20-25 साल बाद। वो मुझे याद है, वो बात कर रहे थे माइनॉरिटी कम्युनिटी से, सबसे उनसे बड़ा स्पष्ट कहते थे। वो ये कहते थे, देखिए 12 साल से ज्यादा आप कहीं अगर नमाज नहीं करते तो मस्जिद तो रहती नहीं, तो आपने तो यहाँ कितने दशकों से नमाज ही नहीं पढ़ी, तो मस्जिद तो है नहीं आपके लिए, मेरे लिए आस्था का प्रश्न है, तो आप मेरे लिए मंदिर मुझे बनाने दीजिए, मैं आपके लिए भव्य मस्जिद बना दूंगा, जहां आप कहेंगे वहां बनवाऊंगा। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अल्टीमेटली यही उनका सोल्यूशन था। और मुझे लगता था कि अगर वो रहते तो शायद ये सोल्यूशन कर ले जाते, क्योंकि जिस हिसाब से वो चर्चा कर रहे थे। अब जो और लोग हैं उनका कथन डिफरेंट है, क्योंकि कल्याण सिंह जी ने भी बाद में दूसरे स्टेटमेंट्स दिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि उन्होंने तो ये कहा, मैंने कहा भाई देखिए, मैं उस बात को कह रहा हूं जो मैंने खुद अपने कानों से सुना, आंखों से देखा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा उससे पहले उसका मुझे पता नहीं। तो मैंने जो सुना उस दिन 6 दिसंबर को, उससे मुझे ऐसा लगा कि कल्याण सिंह जी बाबरी मस्जिद को इस तरीके से नहीं गिरवाना चाहते थे, उसके बिल्कुल विरुद्ध थे कि इस तरीके से हो। मैंने बाद में उसको एनालाइज किया, तो मैंने सोचा कि कोई भी मुख्यमंत्री को पता होगा कि अगर मस्जिद गिरी तो उनकी तो नौकरी चली गई, मतलब वो चीफ मिनिस्टर बचेंगे नहीं, तो कौन चीफ मिनिस्टर चाहेगा कि वो जाए। और वो समाधान उसका ढूंढ ही रहे थे, उसी तरफ घूम रहे थे। तो मेरे विचार से जो मैंने जितना सुना और देखा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कल्याण सिंह नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस इस तरीके से हो जैसे हुआ। वो मंदिर जरूर बनाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं चाहते थे कोई चढ़ के उसको ठोक दे नीचे ले आए।
तो हम लोगों ने ना मतलब हमारी जनरेशन ने बस सुना है कि बाबरी मस्जिद 500 साल पुराना मुद्दा है, या फिर थोड़ा बहुत अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मीडिया ने बता दिया है। लेकिन एग्जैक्ट इशू क्या था, आडवाणी जी की जो रैली थी उसमें क्या हुआ, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता है। देखिए, इशू ये, इसकी हमने पूरी कहानी तो पुस्तक में लिखी है, लेकिन वर्ष 1991-92 में ये क्लियर हो गया था कि वो मस्जिद तो बची नहीं थी। मतलब कल्याण सिंह जी बार बार इस चीज को कहते थे, मस्जिद बाय डेफिनेशन जो जो इस्लामिक धर्म है उसमें स्पष्ट है कि अगर किसी भी, पहली बात तो अगर बुत कहीं रखा तो मस्जिद नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, अगर उसमें नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही तो मस्जिद नहीं है, तो मस्जिद तो थी ही नहीं वो, बेकारबाद को मस्जिद हम कह रहे थे। अब प्रश्न ये था कि उस मस्जिद की जगह मंदिर को बनाए जाने की प्रक्रिया क्या अपनाई जाए। एक प्रक्रिया ये थी कि आप उसको गिरा दीजिए, एक प्रक्रिया ये थी कि उनको समझा के हटा दीजिए और फिर आप मंदिर वहां बनाइए। तो कल्याण सिंह जी चाहते थे मंदिर बनाना, लेकिन वो ऐसे नहीं बनाना चाहते। उस वक्त पे पूजा होती थी वहां पे, राम जी की मूर्ति थी वहां पे? पूजा तो होती थी वहां पर। ओके। रामलला की मूर्ति थी, पूजा होती थी उस ढांचे के बाहर। हाँ, एक जगह थी बनाई हुई थी, उसमें पूजा होती थी। देखिए, वहां पे दूर दूर तक उसके कहीं नमाज नहीं होती थी। तो ये तो बड़ा स्पष्ट था कि वो मस्जिद तो है ही नहीं। अब उसको पॉलिटिकली या सोशली इतना बड़ा इशू बना के फिर ये करना, अब जिन्होंने किया वो जानते होंगे ज्यादा अच्छा। मुझे ऐसा लगता था कि कल्याण सिंह जी का नजरिया बड़ा स्पष्ट था। उनका स्पष्ट नजरिया यह था कि उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए और मंदिर भी बनना चाहिए। विध्वंस से विकास भी रुक गया, मंदिर तो अब जाके बना इतने वर्षों बाद। और सर उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई? उसके बाद जब वो गिरी मस्जिद, उसके बाद मैं कुछ दिन तो रहा वहां पर। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्टिंग हुई जिसके बारे में मैंने बहुत चर्चा नहीं की अपनी पुस्तकों में। एक उद्योग बंधु करके है संस्था उत्तर प्रदेश में। उसका प्रमुख उद्देश्य था कि प्रदेश में इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट किया जाए, हेल्प किया जाए। तो वहां पे मैंने वो भी बहुत अच्छा सीखने को मिला। देखिए, बिल्कुल भिन्न था वो मेरा जॉब। यहाँ पे डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन था, वहां मैं इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा था कि इंडस्ट्री से बात करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें और ये प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश जो है प्रदेश में हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय ही वही समय था जब काफी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आई। तो सर ये 1992 में जो रिफॉर्म्स हुए थे, इनका यूपी में लगने वाली इंडस्ट्रीज पे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा था? बिल्कुल पड़ा, ना केवल यूपी में, पूरे देश में। क्योंकि पहले पूरी कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, लाइसेंस परमिट राज था, वो धीरे धीरे अनरेवल होने लगा, उसको छोड़ा गया। तो उसका लाभ उत्तर प्रदेश को और प्रदेशों को भी हुआ। उत्तर प्रदेश को इसलिए विशेष रूप से लाभ हुआ उस समय क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाई किया। वो एक नई पॉलिसी लाए उस समय। इंडस्ट्रियल के साथ काफी चर्चाएं की। जो मुलायम सिंह यादव उस समय चीफ मिनिस्टर बने, वो लंदन भी गए, बॉम्बे गए, कलकत्ता गए, इंडस्ट्री से बात की, इंडस्ट्रीज को लाए, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा। और इसके बाद आप कहाँ गए? मतलब इसके बाद उसके बाद फिर मैं कुछ दिन मैंने यहाँ काम किया लखनऊ में। फिर मैं दिल्ली आ गया 1997 में। दिल्ली आ गया, मैं एक्सपोर्ट कमिश्नर बना, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का अंग है। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा टाइम था क्योंकि उस समय जिसे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं इंपोर्ट के, पहले इंपोर्ट्स पे बहुत रिस्ट्रिक्शन था। तो WTO के तहत वो रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाने की रिजीम आ रही थी। धीरे धीरे उनको हटाया जा रहा था कि कैसे इंपोर्ट परमिट किया जाए चीज़ों का। तो उस समय मैं वहाँ रहा, तो एक अच्छा, और साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट को प्रमोट भी कर रहे थे। तो दोनों बातें हो रही थी कि इंपोर्ट को रिलैक्स करें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। तो एक बड़ा अच्छा टाइम था वो। सर आप मुझे थोड़ा जानना है इस बारे में कि जैसे इंपोर्ट में अगर हम ईज कर देंगे तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और उससे हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स है वो शायद कम हो जाए। निर्भर करता है किस चीज को आप ईज कर रहे हैं। हाँ। अगर इनपुट्स को ईज कर रहे हैं तो देश के लिए लाभकारी है क्योंकि यहाँ उस पर वैल्यू एडिशन होगा। तो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कीजिए और फिनिश प्रोडक्ट यहाँ से भेजिए। ज्यादातर देश जो है प्रगति इस बात पे करते हैं कि आप अगर रॉ मटेरियल को सस्ता कर दें, अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो सस्ता है तो आप यहाँ महंगा अगर इंपोर्ट लगाएंगे तो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो महंगा बनेगा, तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। आप अगर सस्ता कोई चीज इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको यहाँ वैल्यू ऐड करते हैं तो उसकी आप इंटरनेशनल मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये ब्लैंकेट नहीं कहा जा सकता कि इंपोर्ट को आप बैन कर दीजिए, इंपोर्ट को टोटली रिलैक्स कर दीजिए। ये ग्रेडेड होता है, यानी कि आप जो इनपुट्स होते हैं उन पे ड्यूटी कम करते हैं जिससे वो एनकरेज हो आने के लिए, और जो बड़े जो फिनिश प्रोडक्ट है उस पर आप ड्यूटी ज्यादा रखते हैं जिससे आप ये कोशिश करें कि एक्सपोर्ट ना बढ़े, इंपोर्ट उसका कम हो, फिनिश प्रोडक्ट का इंपोर्ट कम हो। रॉ मटेरियल का इंपोर्ट ज्यादा हो, फिनिश प्रोडक्ट का कम हो।
इस तरीके से इसको निर्धारित किया जाता है। तो अभी ना मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि चाइना सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है दुनिया में। तो आपको लगता है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बन पा रहा है? हम सर्विसेज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज हैं। हम टेक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, क्योंकि 2014 में हम्म, इस देश में मेक इन इंडिया का जो अभियान चलाया गया, वो हाँ इसी जी। दृष्टिकोण से चलाया गया कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बढ़ाई जाए, क्योंकि हम्म, ये पाया गया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक बिल्कुल, विशेष समस्या बहुत है। बड़ी प्रॉब्लम है। 2014 में ये हम्म, लॉन्च हुआ, हम्म, और फिर अंततः जो उसके दो प्रमुख उद्देश्य थे, हम्म, पहला उद्देश्य ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग में हम्म, कंपोनेंट है जो जीडीपी का, यानी कि इस उस समय हम्म, लगभग 14% जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती थी। हम्म, उसको प्रयास ये था कि उसको 25 तक ले जाएं, ठीक है। 14 से बढ़ा के 25 ले जाएं। हम्म, 2022-23 में वो 14 से घट के 13 हो गया। ओके। अब प्रश्न ये आता है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम जो करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पाते। हम्म, अब इसके कई कारण हैं। मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रक्रियाएं हैं हम्म, वो इतनी जटिल हैं हम्म, कि कोई भी व्यक्ति इंडस्ट्री लगाने के 10 बार सोचता है। हम्म, उसकी अगर उन समस्याओं का समाधान किया जा सके, हम्म, उन प्रक्रियाओं को हम ठीक कर सकें, हम्म, तो कदाचित यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के नंबर बढ़ सकेगा। अब जैसे एक नई प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई है, जिसमें ये माना गया है कि जो हमें हैंडीकैप्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैंडीकैप हों, प्रोसेस के हैंडीकैप हों, वो लगभग 8 से 10% है। उस ओके। हैंडीकैप को फुलफिल करने के लिए सरकार ने कहा 4 से 6% हम आपको इंसेंटिव दे देंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि वे इंसेंटिव तो ठीक है आपने दे दिया, लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड समस्याएं, जब तक प्रोसीजर से रिलेटेड समस्याएं, जब तक वित्त मिलने से रिलेटेड समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं बढ़ेगी। हमें प्रोसेसेस पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना मैन्युफैक्चर में समय लगाए, बनिस्बत इसके कि एक विभाग से दूसरे विभाग में दौड़े, क्लियरेंसेस के लिए जाए, वो इतना समय उसका व्यर्थ होता है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में उसका समय इंडिया में कहीं ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू चाइना। आपने चाइना का जो उदाहरण दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। आज की तारीख में तो इंडिया के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किन्हीं राजनीतिक कारणों से चाइना से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब बाहर निकल रही है। अब वो वियतनाम जाएगी या इंडिया आएगी या कंबोडिया जाएगी, हम पे निर्भर करता है। सूचना यह है कि उसमें काफी इंडस्ट्री वियतनाम जा रही है, तो हमें सोचना चाहिए कि वहां क्यों जा रही है, वहां ऐसी क्या व्यवस्था बनाई गई है जिसके फलस्वरूप लोग वियतनाम जाना प्रेफर कर रहे हैं बनस्पत इंडिया में आने के। अगर यहाँ कुछ समस्या है तो इसका समाधान होना चाहिए, खाली इंसेंटिव देने से समस्या का समाधान नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, जो मैन्युफैक्चरिंग में ही हम देखें, आपने बताया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं एक इंडस्ट्री सेटअप करने में, लेकिन जो देखा जाता है कि लोगों के पास तो जॉब्स नहीं है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास अच्छी स्किल्ड लेबर नहीं है। तो इस गैप को कैसे फुलफिल किया जा सकता इसका है? इसका देखिए, इसका भी एक अभियान चलाया था हाँ। 2014-15 में हम्म, कि स्किलिंग की जाए, लेकिन वो भी शायद सफल नहीं हो पाया। यानी कि जो स्किल्ड हुए लेबर वो इस लायक नहीं पाए जा रहे हैं कि वो इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो सके। एक अभी रिसेंट स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया कि काफी मात्रा में जो स्किल हम कर रहे हैं, स्किल के उपरांत भी वो इस लायक नहीं बन पाता कि उसको किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किया जाए। तो ना केवल स्किल करना है, उसकी क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना है कि क्या वो इस लायक है कि इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो। आप इंडस्ट्री से बात करिए, वो कहेगा मुझे जरूरत है लेकिन मुझे उस टाइप का आदमी नहीं मिल रहा। हाँ, हाँ, तो इसका मतलब स्किलिंग जो सही नहीं हो रही। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव लुक देखना पड़ेगा इसमें कि हम लेबर की व्यवस्था करें, कैपिटल की व्यवस्था करें, क्लियरेंसेस की व्यवस्था करें, लैंड की व्यवस्था करें। ये सब चीजें वियतनाम जैसी कंट्री में काफी आसान कर दी गई हैं, जो कि शायद यहाँ पे प्रयास हुआ, ऐसा नहीं यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ भी कई प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ है। यहाँ पे जैसे मैंने पूर्व में बताया कि पीएलआई स्कीम भी लाए हैं, लेकिन बहुत और कुछ करना है इसके लिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। मतलब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो एक बताई जाती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमने ऐसा देखा कि पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है, इतने सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। और जो हमारे मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा गैप है अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड देखिए, लोगों एक में। चीज तो बड़ी स्पष्ट है, हम्म, इस सरकार ने सड़कों के संदर्भ में जो काम किया है वो सराहनीय है। बिल्कुल। पूर्व में कभी इतना कार्य नहीं हुआ था, ये तो बिल्कुल और वो भी इतना सेकंड तेज। ओपिनियन नहीं है इसके बारे में। हम्म, बहुत अच्छी, अब कभी कभी खबर आ जाती है ये सड़क खराब हो गई, खराब हो गई, वो तो होगी, लेकिन सामान्य रूप से ये धारणा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में
बट इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड के अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे फॉर ओके। एग्जांपल, जैसे एक्सपोर्ट के लिए टर्न अराउंड टाइम होता है कि शिप हाँ, आता है हाँ, तो हाँ, उसका हाँ। सामान उतरने में कितना टाइम हुँ, लगता हुँ, है, हुँ, हुँ, लदने में कितना टाइम हुँ, लगता है, हमारे पोर्ट्स किस तरीके के हैं जिससे हुँ, एक्सपोर्ट हो सके, हुँ, इंपोर्ट हो सके। तो हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर खाली रोड नहीं है, रोड तो बहुत अच्छा हुआ है। हुँ, इसी तरह बिजली हुँ, सही मात्रा में, सही कॉस्ट पर बिजली उपलब्ध, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनपुट है, हुँ, मेन हुँ, इनपुट है। हुँ, तो रोड्स में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन हुँ, अन्य क्षेत्रों में कदाचित विचार करने की आवश्यकता है। हुँ। सो मैंने ना आपका एक इंडियन एक्सप्रेस का इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा था कि आपने किसी तमिलनाडु के स्कूल में क्यूआर कोड्स को यूज़ होते हुए देखा। ये लगभग 6 साल पहले का इंटरव्यू है, यानी कि 2018। और आपने बताया था कि अभी शायद इंडिया में वो अवेलेबिलिटी नहीं है इंटरनेट और डिवाइसेस की, लेकिन 2024 में हम देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी है, छोटे-छोटे शहरों में भी है। लेकिन कहीं न कहीं एक जो मेजर इश्यू है इस चीज़ में, वो है कि एफिशिएंसी नहीं है। शायद बच्चे उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं ऑनलाइन जितना हम फिज़िकल क्लासेस में पढ़ पाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपका क्या टेक है कि देखिए, कैसे इसको सॉल्व किया फिजिकल जा सकता है? क्लासेस को रिप्लेस तो टेक्नोलॉजी नहीं करेगी और कभी नहीं भी। करना चाहिए। ओके। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वही चीज़ जो कठिन होती है, वो आसानी से समझी जा सकती है। हुँ, मैं आपको व्यक्तिगत उदाहरण दूँगा। जब मैं खुद स्कूल में था, हुँ। तो मुझे बहुत समय लगा आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल को समझने में, अच्छा। बहुत समय लगा। हुँ, हुँ, जब मैं एजुकेशन सेक्रेटरी था, हुँ, तो किसी व्यक्ति ने आके मुझे 1.5 मिनट का वीडियो दिखाया आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, 1.5 मिनट हुँ, का हुँ, वीडियो। 1.5 मिनट में आप किसी को दिखा दीजिए, वो आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल समझ जाएगा। हुँ, तो ये है टेक्नोलॉजी की ताकत। तो हुँ, जो आपने क्यूआर कोड की बात कही, ये जो आपने बिल्कुल सही फरमाया। 2018 में मैं सचिव था भारत सरकार में, और हुँ, मैं तमिलनाडु गया था, और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ देखकर कि वहाँ क्यूआर कोड आ रहा है। तो उससे लाभ क्या होता है? हुँ, कई लाभ हैं उसमें। पहला लाभ ये है कि लोग अक्सर कहते हैं कि पुस्तकें बड़ी मोटी हैं और हुँ, कौन उठा के ले हुँ, आता बस्ते में। हुँ, कई सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोज़ उस क्यूआर कोड में आ जाएँगे। हुँ, दूसरा एडवांटेज क्या है क्यूआर कोड का, कि क्यूआर कोड बैकएंड पे किसी चीज़ को हुँ, पढ़ता है। हुँ। तो बैकएंड पे आप चेंज करते सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक उसी क्यूआर रिप्लेस हो कार्ड जाएँगे। पे टेक्स्ट तो नहीं, वीडियोज़ उस पे, फोटोग्राफ्स उस पे आप लोड हाँ, कर हाँ, सकते हाँ, हैं, हाँ। जो कि हेवी ड्यूटी होते हैं, जिनको हुँ, हुँ, आप कॉपी में छापेंगे, किताब में छापेंगे तो ज़्यादा पेजेज़ वो कंज़्यूम हुँ, करेंगे। हुँ, हुँ, तो बैकएंड पे चला जाता है, तो वो कम हो जाता है। हुँ, तीसरा, समझ में, वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ सकते हैं। हुँ, मैं फिर आपको दूसरा उदाहरण दूँ। मैं राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था मास्टर्स हुँ, में, और मैंने तब सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल पढ़ा था, और हुँ, बड़ी कठिनाई होती थी उनको समझने में, हुँ, उस हुँ, थॉट हुँ, को। हुँ, अब मैं एक वीडियो देखता हूँ बढ़िया-सा, हुँ, उसमें मुझे सब समझ में आती है उनकी फिलॉसफी। तो ये है टेक्नोलॉजी का दम। हुँ, तो उस समय 2018 में शायद इतनी पेनिट्रेशन नहीं था टेक्नोलॉजी हुँ, का। अब पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, और कई कॉलेजेस की पुस्तकों में मैं देखता हूँ अब क्यूआर कोड हैं। हुँ, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी कभी फिज़िकल इंटरफ़ेस को रिप्लेस नहीं करेगी, और ना हुँ, करना चाहिए। उसका कारण ये है कि उसका अन्य उसके लाभ हैं, हुँ, फिज़िकल इंटरैक्शन के, ह्यूमन इंटरैक्शन के, हुँ, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन उसको और अच्छा बनाने के लिए, और उपयोगी बनाने के लिए, और आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है। हुँ। अभी सर जैसा आपने बताया कि टेक तो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया और टेक के साथ-साथ ना इंडिविजुअल जो टीचर्स थे, वो इंटरनेट पे आके उन्होंने बहुत अच्छी अपनी ऑडियंस बना लिया है। उसके बाद यही जो टीचर्स हैं, ये एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं और अभी हम देखेंगे तो ये इंटरनेट से निकल के मिलियंस 700-800 करोड़ की हज़ारों करोड़ की कंपनी बना चुके हैं। अभी मुखर्जी नगर में हम जाएँगे, अभी रिसेंट में एक इंसिडेंट भी हुआ है। तो ये जो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, जो कि कहीं पे एफ़िलिएटेड भी नहीं है, ये ज़्यादातर प्राइवेटली हेल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो कहीं न कहीं ये इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, जहाँ पे 1 लाख बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, ये इतने एडमिशन्स कराते हैं कि सेम पोज़ीशन के लिए 10 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे। हुँ? तो कहीं आपको लगता है कि इन इंस्टीट्यूशंस ने अपने एथिक्स खो दिए हैं? देखिए, अब उन्होंने एथिक्स खोए या नहीं खोए, ये तो वो जाने। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर पढ़ाई सही हो, हाँ। और पढ़ाई उस उद्देश्य से हो कि जो अंततः आपको परीक्षा देनी है, हुँ, तो बच्चा क्यों किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा? कोचिंग हुँ, इंस्टीट्यूट्स में आप एक-एक करके लीजिए। हुँ, जो जेईई का एग्ज़ाम होता है, हुँ, आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुँ, होता है, हुँ, इसमें इसलिए जाता है बच्चा इंस्टीट्यूट में कि जो वो क्लास 12 में पढ़ रहा है, हुँ, उसका लाभ उसे एग्ज़ाम में नहीं होगा आईआईटी में। हुँ, 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 अगर उसका करिकुलम और उसकी पढ़ाई उसी प्रकार से हो, तो वो हुँ, कोचिंग सेंटर में नहीं जाएगा। हुँ, अब एग्ज़ाम जो है, वो उसमें प्रश्न भिन्न प्रकार के पूछे जाते हैं, पढ़ वो दूसरी चीज़ रहा है, तो कहीं न कहीं तो सीखेगा, वो कोचिंग हुँ। इंस्टीट्यूट जाता है।
मुझे स्मरण है जब मैं सचिव था तो मैंने इस बात की चर्चा की थी आईआईटी के कुछ प्रोफेसर से। मैंने उनसे कहा कि सैट होता है इसी तरीके का इंटरनेशनल एंट्रेंस एग्जाम, उसमें तो कोई कोचिंग नहीं होती, क्योंकि उसका प्रश्न पत्र इस प्रकार का होता है कि आप कोचिंग के माध्यम से उसे पढ़ा ही नहीं सकते हो। तो क्या हम आईटी जी का भी इस प्रकार का प्रश्न पत्र बना सकते हैं? मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक्सपर्ट इस पे चर्चा कर सकते हैं कि ये प्रश्न पत्र की समस्या है नंबर 1, नंबर 2 जो पढ़ा रहे हैं उसकी समस्या है। ये जो गैप होगा दोनों का वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरा करता है। तो या तो आप प्रश्न ऐसा बनाइए कि वो ऐसे पढ़ के उसका जवाब ही नहीं दे सकता, या फिर आप वो पढ़ाइए जिसका वो जवाब दे सके। यही 2 माध्यम है जिसके माध्यम से आप कोचिंग सेंटर को खत्म कर सकते हैं। बाकी लोग कहते हैं उनको आप उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए, उनको कंट्रोल कीजिए। देखिए, जब तक जड़ से आप समस्या नहीं समझेंगे समस्या का समाधान नहीं होगा। कंट्रोल करने से तो वो इंस्पेक्टर राज शुरू हो जाएगा, वो वसूली करेगा वहां जाकर। ऐसे नहीं, आप जड़ से समझिए समस्या क्या है। किसी भी समस्या का, जब मैं कुल सचिव था तब भी मैं तह में जाता था हर प्रश्न के कि इसका मूल कारण क्या है। जब तक आप मूल कारण दूर नहीं करेंगे तब तक ऊपर से आप करते रहेंगे, कोई ना कोई वसूली करता रहेगा, वापस से हो जाएगा। तो इसमें मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं वो सिस्टम सही नहीं है? नहीं, देखिए दोनों चीजें हैं। अब हम जब कोई एग्जाम लेते हैं ना, तो जैसे 12वीं कक्षा का जो एग्जाम होता है वो उसी हिसाब से होता है जो करिकुलम है। जो आईटी जी का एग्जाम है वो भिन्न है। ओके। जब भिन्न होगा तो वो या तो स्कूल में पढ़े वो चीज, नहीं तो कोचिंग सेंटर में पढ़ेगा। तो हमें दोनों चीजों पर विचार करना है कि क्या हम करिकुलम चेंज करें जिससे वो आईटीजी का एग्जाम दे सके, या हम आईटीजी का एग्जाम ऐसा करें जिससे उसको कोचिंग ही ना जाना पड़े, इसी करिकुलम से काम करें। इस पे एक्सपर्ट्स को बैठ कर चर्चा करनी चाहिए। होता क्या है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई सुसाइड हो जाता है, तब लोग इस बात पे करते हैं कि इनको टाइट करो कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो एक डिमांड पे आए हैं ना। डिमांड नहीं हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करेंगे? बिल्कुल। आपकी एक डिमांड है, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है चाहे नेचुरली क्रिएटेड है, एक डिमांड है, उसको फुलफिल कर रहे हैं वो। अब या तो आप कहिए कि हम उनको सबको बंद कर दें, तो फिर वो पर्पस नहीं सर्व होगा। क्योंकि कुछ जरूरत तो है, हमें जरूरत पे देखना है। या तो जरूरत गलत क्रिएट हुई है, अगर सही क्रिएट हुई है तो जरूरत की पूर्ति वर्तमान सामान्य व्यवस्था में कैसे करें जिससे उसे अलग कोचिंग सेंटर में ना जाना पड़े। इन बातों पे चर्चा हो। अभी ना समय आज से मैंने 1.5 महीना पहले एक डॉक्टर है उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। तो वहाँ पे जो हमारी बात हुई थी वो बता रहे थे कि जो नीट जेई के एग्जाम्स हैं इनमें सवालों को इतना घुमाकर पूछा जाता है। मैंने 12th की एनसीईआरटी का सिलेबस है या फिर 2-3 तरह की और किताबें हैं, तो वो जो सवाल घुमाकर पूछा जाता है वहाँ पे बच्चे का इंटेलिजेंस नहीं देख रहे हैं, वो बच्चे की मेमोरी देख रहे हैं। मेरा तो इसमें मत भिन्नता है। अच्छा, आपको क्या लगता है? मेरा ये मानना है कि वो घुमा के देख रहे हैं, उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं। मेमोरी तो देख ही नहीं सकते घुमा के। देखिए, फैक्ट तो है या नहीं है, मेमोरी तो उसी में टेस्ट करेंगे कि पानीपत की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी, है ना। उसमें मेमोरी तो नहीं हो तो वर्ष है, आपको भी बताना है। अगर उसका पूछेंगे वो पानीपत की लड़ाई होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, तब आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं वो। बिल्कुल, जो फैक्ट्स पे आधारित हैं लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं। तो सीधे फैक्ट्स तो अगर पूछेंगे तो मेमोरी टेस्ट करेंगे, और घुमा के पूछेंगे तो आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे। मालूम नहीं उन्होंने कैसे कह दिया कि अन्यथा होगा ये। अच्छा, अभी आपने नीट स्कैम के बारे में सुना होगा, और अभी कल ही, शायद कल के ही सुप्रीम कोर्ट ने कल ही बोला है कि रीटेस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो इसमें एक रीज़न तो हमें समझ में आता है कि खर्चा बहुत होना और इतना बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई प्रूफ नहीं है कि सिस्टमेटिक लीक हुआ है। तो फिर लीक में अगर ऑफिशियल्स नहीं इन्वॉल्व हैं तो और तो कोई तरीका ही नहीं है लीक होने का। देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं हमेशा फंडामेंटल्स पे जाता हूँ। ओके। हमें देखना पड़ेगा अगर लीक हुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्यों हुआ। जब तक वाई पे नहीं जाएंगे तब तक समाधान नहीं होगा। इस साल मान लीजिए चल गई व्यवस्था, अगले साल फिर लीक हो जाएगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की समस्या को देखा। 2018 में जब मैं सचिव था तो सीबीएसई का एक पेपर लीक हुआ, क्योंकि तब हमें ये मौका लगा कि व्यवस्था को देखें और व्यवस्था को सुधारें। और देखिए, जब जो व्यवस्था सुधर के आई सामने, पिछले 6 साल से एक भी प्रश्न पत्र कहीं लीक नहीं हुआ सीबीएसई का। पहले ये काम नीट का एग्जाम सीबीएसई लेती थी। ओके। ये जब एनटीए बना उससे पहले सीबीएसई कराती थी एग्जाम। अब वो काम एनटीए को दे दिया गया, लेकिन जो व्यवस्था सीबीएसई की वो यहां करी नहीं गई। उदाहरण के तौर पर, ये लीक जब कोई होता, आपने कभी यूपीएससी में लीक नहीं सुना होगा। नहीं।
है ना, क्यों नहीं होता? क्योंकि इतने सेंसिटिव एग्जाम को वो टोटली कंट्रोल, नियंत्रित रखते हैं अपने हाथ में। एनटीए में वो आउटसोर्स किया गया। आप इतने सेंसिटिव एग्जाम को आउटसोर्स नहीं कर सकते। सीबीएसई में भी पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, पूरी प्रक्रिया का, प्रश्न पत्र कैसे बनाया जाए, प्रश्न पत्र कहाँ रखा जाए, एग्जाम कहाँ पर किया जाए, एग्जाम कैसे किया जाए, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जाए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जब ये लीक हुआ था तब मैंने ये सुझाव दिया था, उस समय मैं सचिव था, कि ये जो पेपर जाता है वो पेपर कहीं रखा जाता है, बैंक में रखा जाता था। और उस साल जो लीक हुआ था कि बैंक का एक पेपर निकालते समय दूसरा पेपर भी निकाल लिया टीचर ने, साथ रखे रहते हैं, अगले दिन का निकाल लिया, वो लीक हो गया। तो 2 घंटे में कोई तैयारी नहीं कर सकता। वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि आप कर रहे हैं, उसका भी सिस्टम बनाएंगे कि कौन से कॉलेज में करेंगे, कैसे प्रिंट होगा, पूरी व्यवस्था बनाएंगे। और तभी सीबीएसई में लीक नहीं हुआ। तो हम टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों नहीं करते? आज की तारीख में हम उसको डिजिटली कोड करके भेज दें, वहां पर सीडी की जरूरत नहीं है, वो तो कोड करके चला जाएगा, रखा रहेगा। सुबह कोड रिलीज करें हम उसे, वहां प्रिंट करें, उसको दे दें, खत्म हुई बात। आप 3 नहीं 10 पेपर बना के दे दीजिए, उसको पता ही नहीं 10 में से कौन सा आएगा। और 10 पेपर अगर लीक हो जाते हैं तो उसको तो पूरा कोर्स पढ़ना ही पड़ेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 में से कौन सा आएगा। तो एनटीए के ऊपर अभी कौन गवर्निंग बॉडी है? एनटीए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पार्ट है। तो कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, काउंसिल होती है जिसके चेयरमैन होते हैं, डीजी होते हैं, वो चलाते तो हैं। वो डिजिटलाइज क्यों नहीं कर पा रहे इस चीज को? मुझे आशा है कि वो करेंगे। क्यों नहीं किया ये तो मुझे नहीं बता सकता। मैं उससे उसका जब सीबीएसई कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो सर, जब आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे थे, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था एजुकेशन नहीं, डिपार्टमेंट के स्कैम, अंदर? देखिए स्कैम को हम लोग बड़ा मजा आता है स्कैम का नाम लेने में, क्योंकि तब आंख खुल जाती है सबकी, अरे स्कैम हो गया। देखिए, हमें कोई भी समस्या है ना, उसको मैं बार बार कहता हूँ कि तह तक जाना होगा। अब जैसे मैं जब कोल सेक्रेटरी में पोस्ट हुआ, तो मैंने बड़ा, उस समय आप जो स्कैम कह रहे हैं, लोग स्कैम करते थे, मैंने जब उसका परीक्षण किया तो गलतियां तो हुई थी, बट उसको स्कैम का नाम देना गलत था। गलतियां हुई थी। क्या गलतियां थी? गलतियां थी कि गलत आदमी को एलोकेट कर दिया गया, प्रक्रिया ठीक से फॉलो नहीं की गलतियां। लेकिन वो स्कैम तो नहीं था। स्कैम तो ये होता कि किसी ने सोच समझ के इसको बांटना शुरू, ऐसा नहीं था। बहुत सारी सही भी हुई थी उसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और सीएजी रिपोर्ट ने सबको गलत ठहरा के 1990 के बाद से सब माइंस जो है कैंसिल कर दी। अब मैंने तो अपनी पुस्तक में इसको परीक्षण किया है, उसके बाद किसी ने जवाब नहीं दिया कि कितनी सही थी कितनी गलत थी। तो इस बात पे चर्चा ना करें, स्कैम के नाम पर हम सब मजे लेते हैं। आप उसके कारण, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, कोई भी चीज हुई वो क्यों हुई, अगर समाधान निकालना। बाकी अगर आपको समाचार पत्रों में छपवाना तो कह दिए स्कैम, सब जन पढ़ के पढ़ेंगे, फिर खूब अच्छी चर्चा होगी, आधे लोगों को जानकारी भी नहीं होगी क्या चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सब मान रहे हैं स्कैम, इसलिए स्कैम की बात कर रहे हैं। तो जब मैं एजुकेशन में आया तो मैं सोचता था कि, जैसे मैंने अंग्रेजी में लिखा अपनी किताब में, कि आई थॉट आई एम गेटिंग आउट ऑफ डार्क डंजन्स ऑफ कोल माइंस टू द ब्राइट लाइट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। और एजुकेशन में आया तो यहाँ के माफिया तो कोल से ज्यादा बड़े थे। यहाँ पे क्या हो रहा था? बड़े गजब के माफिया यहाँ पे कोल। मैंने किताब में लिखा अपने, जितने बड़े माफिया एजुकेशन में है, क्योंकि ये देश के भविष्य को बगाड़ रहे हैं। कोल में तो जो माफिया था वो अभी कोल निकल रहा है, उसकी चोरी कर रहे हैं, यहाँ ले आ रहे हैं, दाम बढ़ा रहे हैं, ब्लॉक ले रहे हैं। यहाँ तो आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर, सबसे बड़ा माफिया जो मैंने पाया वो बताया बीएड और डीएलएड कॉलेजेस का। इस देश में 16,000 लगभग बीएड और डीएलएड कॉलेजेस, उसमें 4,000 ऐसे हमने पाए जो है ही नहीं, मतलब सिर्फ नाम के लिए हैं, एक कमरे में हैं, वो डिग्री दे देते थे लोगों को। तो वो जो बच्चा टीचर बन के जाएगा, क्या पढ़ाएगा स्कूल में? तो इस तरीके का माफिया है। तो सर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? अब देखिए कैसे सॉल्व किया हमने। प्रयास किया, हम फेल हुए, लेकिन बाद में फिर किसी और को सफलता मिली। हमने, हमारे जो चेयरमैन थे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, बड़े बढ़िया आए सब तैयार की। वो आए मुझसे, उन्होंने मुझसे कहा सर ऐसा है कि ये 16,000 हैं, मेरी सूचना है कि 4,000 इसमें सब फर्जी हैं। तो मैं सर उनसे एफिडेविट पे सूचना मांग रहा हूँ कि अपनी चौहद्दी दो, कौन कौन पढ़ा रहा है डिटेल में दो। एफिडेविट में इसलिए कि अगर गलत सूचना देगा तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल लो। उसने सबको भेज दिया नोटिस। अब वहाँ खलबली मच गई
कि कौन देगा ऐसी सूचना, गलत होगी तो जेल जाएंगे। तो वो उसमें से बहुत पावरफुल लोग हैं ये लोग, हाँ, और नेताओं से काफी लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड है। तो पॉलिटिकल पार्ट तो हमने संभाल लिया, क्योंकि मैं उन दिनों दौरे पर था सब देश के, तो मैं कई मुख्यमंत्रियों से मिला, ये इनसे वसुंधरा राजे सिंधिया से मिला, योगी आदित्यनाथ जी से मिला, मैंने कई मुख्यमंत्रियों से भेंट की, उनको समझाया, सब समझ गए। सब, मैं योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अनिल जी आज समस्या बड़ी दूर है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा साहब ये सब फर्जी हैं, ये टीचर ऐसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, सब सहमत हो गए, बोले हाँ सूचना मांगिए। तो राजनीतिक रूप से तो उनको सपोर्ट नहीं मिला उस माफिया को, वो कोर्ट चले गए, 17 कोर्ट में रिट फाइल की इस बात की कि सूचना हमसे क्यों मांग रहे हैं ये। 3 हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि सूचना ना मांगिए। आप देखिए सूचना मांगने पर तो चेयरमैन एनसीटीए कोर्ट में, हाई कोर्ट में हाजिर हुए, उन्होंने कहा कि साहब हम तो सूचना मांग रहे थे। तो जज साहब इतने नाराज हो गए, उसको कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया, मुझे नोटिस जारी किया, इनको कैसे निकालें हम सेवा से। आप सोचिए, आसान नहीं है काम करना, मैंने अपनी किताब में लिखा है ऐसे। तो उस समय उनको जो केंद्र स्तर पे सपोर्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिला। एज आईएएस ऑफिसर ही रिजाइंड फ्रॉम द सर्विस, ही रिजाइंड। मेरे लिए वो सबसे बड़ा फेलियर था अपने पूरे करियर का, और मेरे रिटायरमेंट से 1 साल पहले की बात है ये। वो रिजाइन कर गए, लेकिन आप देखिए उसका लाभ क्या हुआ। जब ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें लिखा है कि अब ये जो ट्रेनिंग होगी टीचर की 4 वर्ष की होगी, और नए सिरे से इनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो जितने फर्जी वाले हैं खत्म हो जाएंगे। तो आपको मूल में जाना पड़ेगा, अगर गड़बड़ है तो कहाँ है। तो मैंने कई प्रकार के माफिया, मैंने नकल माफिया की चर्चा की है, मैंने पब्लिकेशन माफिया की। नकल माफिया का तो मुझे ऐसे अंदाज था, जब मैं पहले शुरू में सेवा था, तो मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, उस समय कुशीनगर देवरिया डिस्ट्रिक्ट का पार्ट। तो एक दिन सुबह सुबह ड्राइवर ने मुझसे कहा सर आप मेरे साथ चलिए, आपको एक नज़ारा दिखाएंगे। तो मैं नया नया पोस्ट हुआ था, उन्हें कहाँ ले चल, बोले चलिए सर। मैं गया, उस समय एग्जाम चल रहे थे, तो एक स्कूल में जैसे ही पहुंचे, वहां से कूद कूद के लोग बाहर निकल रहे थे हॉल से। मैंने कहा क्या चक्कर है, तो एग्जामिनेशन वाले। बोले सर ये सब नकल कराने आए थे, आपकी जीप देखकर भाग रहे हैं। मैंने कहा गजब है यार, ये ऐसे होता है पढ़ाई। बोले सर यहाँ पे तो ठेके पे उठते हैं स्कूल। वो ड्राइवर मुझे बता रहा हो, जो बाद में पुष्टि हुई इस बात की, ठेके पे नकल कराने के लिए। अच्छा, तो वहां इतनी मारामारी रहती है कि उनका स्कूल सेंटर बन जाए एग्जामिनेशन का, जिससे वो बच्चों को नकल करा के पास करा सके। आप देखिए, और इसमें जो जिनका स्कूल होता है वो लोग इन्वॉल्व हैं, वो तो उनको पैसा मिलता है। इसके लिए मारामारी है कि सेंटर हमारा स्कूल क्यों नहीं बन रहा। ये सब बाद में मुझे समझ में आया। फिर अगले दिन बोला कि सर आज चलिए, थोड़ा जल्दी चलते हैं इस पे। ड्राइवर बोला, मैंने कहा चलो चलते हैं, चलो दूसरे स्कूल में ले गया। वहां गए तो बड़ी शांति थी बिल्कुल स्कूल में कुछ। मैंने कहा देखो यहाँ बड़ा बढ़िया एग्जाम चल रहा है। बोले नहीं सर, वो सामने आम का बाग देख रहे हैं ना सर, अभी अभी पेपर रिलीज हुआ साहब, तो उसे सॉल्व कर रहे हैं वहां पर, जैसे ही सॉल्व कर लेंगे आएंगे नकल कराने के लिए। आप, मैंने, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और फिर मैंने बहुत सुना इनके बारे में, ये तो मैंने देखा। फिर जब मैं शिक्षा सचिव बना तो ये बात आई, तो मैंने कोशिश की कुछ लोगों से बात करने की, तो अगेन योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा बढ़िया काम किया, उन्होंने नकल बिल्कुल बंद करा दी। उसका फलस्वरूप 10 लाख लोग जो एग्जाम देने चाहिए थे, उन्होंने नहीं दिया उस वर्ष। और ये उन्होंने किया कैसे? उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जारी किए, जहां नकल होगी उनका सेंटर कैंसिल हो जाएगा। देखिए मेरा स्पष्ट मानना है, 38 साल सेवा में अगर राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई संकल्प ले ले किसी काम का, तो निश्चित होता है। नहीं, संकल्प सही होना चाहिए, गलत संकल्प ले लेंगे तो गलत काम होगा। सरकार कुछ भी कर सकती है, ये थोड़ा सा दृढ़ता होनी चाहिए, थोड़ा प्लानिंग होनी चाहिए, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो ये एक नकल माफिया था जिसकी मैंने चर्चा की। फिर मैंने पब्लिशिंग माफिया, कई माफिया की मैंने चर्चा की अपनी पुस्तक में। तो एजुकेशन में कई प्रकार के माफिया हैं, कुछ का समाधान हो सका, कुछ का नहीं हो पाया। तो सर इतने सारे डिपार्टमेंट्स में 38 साल काम करने के बाद कभी आपको पावरलेस फील हुआ है? मैं कभी पावरफुल महसूस करता नहीं था, पावरलेस से मतलब नहीं है। मतलब मुझे जो काम मिला वो कर रहा हूं, उसमें ना पावरफुल ना पावरलेस। अपना प्रोफेशनली काम कीजिए जो मिल रहा है, और जो आपको अच्छा लग रहा है अंदर से, वही आपकी पावर है। आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पाए हो। देखिए वो तो मैं मान के शुरू में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था, लेकिन बाद में मुझे समझाया मैं तो वो कर पाऊंगा जो मैं कर पाऊंगा, और जो मैं कर पाऊंगा अगर वो कर लूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और यही मेरा काम है। मेरा काम है भाई, मैं हर चीज तो कर नहीं सकता। शुरू में मुझे लगता है मैं दुनिया में ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ करूंगा, वहां करूंगा। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। तो मैंने एक शब्द निकाला उसमें, आई विल डू व्हाट आई कैन एंड दैट कैन विल ग्रो। अगर हम अपना काम जो कर सकते हैं वो करें, तो कॉन्फिडेंस अपने आप में आएगा, दूसरों को अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप वो भी काम कर सकेंगे जो आपने पहले नहीं सोचा था आप कर पाएंगे। लेकिन आप पहले ही दीवार से सर मारेंगे तो आपके सर पे चोट लगेगी। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ, अपने साथियों को कहता हूँ, यार देखो ऐसा रेवोल्यूशनरी मत बनो। यहाँ सरकार में आया हो तो फास्ट रेवोल्यूशनरी, बहुत रेवोल्यूशनरी हो तो झाड़ू उठा के पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, लेकिन
आपको काम करना है तो काम कीजिए, जो भी काम मिला अच्छी तरह कीजिए। एक राइनल्ड नाइबोर करके एक अमेरिकन मंक हैं, उन्होंने बहुत सही बात कही, लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स आई कैन नॉट डू, courage to do things which I can, and the wisdom to understand the difference between the two. क्या मैं कर सकता हूं, पहले उसको निर्धारित कर लीजिए, वो तो कीजिए आप। मैं मजाक में कहता हूं लोगों से कि किस नेता ने आपसे कहा कि आप ऑफिस लेट आइए? आप नेता को गाली देते ना हर चीज की, किसी ने नहीं कहा। आप लेट आते हैं ऑफिस को भी नेता को गाली देते। किस नेता ने कहा कि आप ऑफिस गंदा रखिए? किस नेता ने आपसे कहा कि जो आपसे मिलने आ रहा है उससे बदतमीजी से बोलिए? किस नेता ने आपसे कहा जो मिलने आ रहा है उसको बाहर बैठा के रखिए, अंदर ना आने दीजिए? तो ये कई सारी चीजें हैं जिसमें कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है, कोई और इन्वॉल्व नहीं, वो आप नहीं करेंगे, फिर जो आप नहीं कर सकते उसकी दुहाई देते रहेंगे, नेता नहीं करने दे रहा, ये नहीं करने दे रहा। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं जिसमें कोई आपको हस्तक्षेप है ही नहीं। आप वो तो कीजिए पहले, जब आप वो करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और चीज करने में, फिर और चीज करने, फिर और चीज करने में, स्टेप बाय स्टेप। ओके सर, मैंने ना आप एक स्टोरी पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, वहाँ पे मोदी जी ने ब्यूरोक्रेट्स को या फिर ऐसे ऑफिसर्स को बाबू टर्म यूज़ किया था। तो मैंने देखा था आपके भी बहुत सारे कमेंट्स थे उस चीज़ को देखिए, लेकर। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था क्योंकि मोदी जी अधिकारी को बहुत मानते थे, हाँ मेरे ख्याल अभी मानते होंगे। हाँ 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 तो उन्होंने ऐसी बात क्यों कही, वो भी पार्लियामेंट में कही? मुझे थोड़ा आश्चर्य इसलिए था कि बड़ा आदर से बात करते थे। हम तो कई बार उनसे मिले, सब अधिकारियों से बहुत ओपन चर्चा करते थे। मैं आश्चर्यचकित था कि ऐसा नेता, और वो भी पार्लियामेंट में, ऐसा क्यों बोले? मुझे आज तक उसका उत्तर नहीं मिला। ये तो वही बता पाएंगे ऐसा वो क्यों बोले। इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन किसी को पब्लिकली आप इस तरीके से कहकर आप उसके कॉन्फिडेंस को, उसके ट्रस्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। वो तो अपने सब साथियों के साथ काम। तो मुझे काफी कॉन्ट्रडिक्शन लगा, तभी मैंने उस पर ट्वीट भी किया, आगे भी कहा और प्रश्न भी उठाए कि वो नेता जिसकी सब इतनी इज्जत करते हैं, मैं स्वयं बहुत इज्जत करता हूं, उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि पार्लियामेंट जैसी संस्था में वो ऐसी शब्द बोले? तो मुझे लगता है कभी कभी क्यों बोल देते हैं वो ऐसी चीजें, मेरे पास उसका उत्तर नहीं। ये तो वही बता पाएंगे ऐसा ही उन्होंने क्यों। अच्छा सर, आपने पर्सनल लेवल पे मतलब काफ़ी काम किया है आपने मोदी जी के साथ, तो आपको क्या लगता है कि वो पर्सनली पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके अलावा एक किस तरह का उनका कैरेक्टर है, कैसी वो चीज़ें देखिए, करते हैं? ही इज सर्टनली वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द टॉलेस्ट लीडर ओके जो इस देश को मिला है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उनको अगर कोई बात समझ में आ जाती है तो बिल्कुल संकल्प लेकर उसको काम को करते हैं और पूरे एंड तक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने कोल ऑक्शन में, कई सारे ऐसे निर्णय थे, वो खूब सपोर्ट किया। और तभी मैं बार बार कहता हूं, ऐसा नेता शायद इस देश को बड़ी डिफिकल्टी से मिलता है जो मिला है। और उसी फ्रेम में मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, जैसे अभी आपने एक स्टेटमेंट मुझसे पूछा पहले कि वो ऐसा क्यों करते हैं, और मेरा ये मानना है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ठोस व्यक्तित्व है। वो बड़े विचार से चीजों को बोलते हैं, किसी मीटिंग में कभी वो हल्की बात बोलते नहीं है। तो जनरली वो क्यों ऐसा कर देते हैं, मेरे पास उसका उत्तर नहीं है। जो मैंने उनका 2-2.5 साल आरंभिक तौर में देखा, मैंने पुस्तक में लिखा है कि इतना मजा आया काम करने में उनके साथ, बड़ा सबको प्रेरित करते थे, तारीफ करते थे, मेरी तो व्यक्तिगत रूप से बहुत तारीफ करते थे। तो मुझे तो बहुत आनंद आता था उनके काम करने का। फिर ऐसा क्या हो गया कि ऐसी स्थिति आ गई कि जो संवाद सामान्य अधिकारियों उनमें होता था, उस धीरे धीरे खत्म हो गया। और मेरे विचार से ये संवाद खत्म होने का नुकसान उन्हीं को है। ये संवाद तो बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे को प्रेरित करेंगे कि वो अपनी बात स्पष्ट रूप से आपके बात में रखे, निर्णय तो आप ही को लेना है। अगर आप वो अपने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखना बंद कर देगा तो नुकसान आपका है, उसका नहीं है। तो मेरे विचार से ये ओपन होना चाहिए सिस्टम। मैं अभी भी लिखता हूं, कहता हूं, जैसे उनको टेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था, वो मेरी तारीफ इस बारे में करते थे, अभी भी लेकिन अब देखिए टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होते हुए पीएमओ में फाइल क्यों नहीं डिजिटाइज करते हैं? भाई अक्सर वो परेशान होते हैं और लोग परेशान होते हैं कि फाइल लंबित है कहीं। अगर आप डिजिटाइज कर दीजिए तो यहाँ बैठे बैठे फोन पे आप देख लेंगे कौन सी फाइल किसके पास लंबित है, तो लंबित रखेगा ही नहीं। भाई मैं 4 साल सचिव रहा भारत सरकार में, हमारे यहाँ कभी भी फाइल लंबित नहीं रही। क्यों? क्योंकि हर अधिकारी को पता था कि मुझे पता हो सकता है कि कौन सी फाइल पे वो कितने घंटे कितने मिनट बैठा है। हमारे पास फाइल थी ही नहीं, सब डिजिटाइज था। तो ये पीएमओ क्यों नहीं करता? ये कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो व्यक्तित्व मैंने देखा मोदी जी का, उससे भिन्न है ये। उनका व्यक्तित्व यह है कि वो टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हैं, उनका व्यक्तित्व वो शीघ्र निर्णय लेते हैं, तो ये सब उसके विरुद्ध जाता है। उनका व्यक्तित्व यह है कि हर बात को सोच समझ के बोलते हैं, तो हल्की बात क्यों बोल देते हैं बीच बीच में।
तो मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि ऐसा नेता शायद इस देश को ना आगे तो मुझे नहीं दिखता मिलेगा कहीं। इतना कैलिबर है उनमें, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, बट फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? वैसे अगर हम कंपेयर ना करते हुए बस चीज़ें समझें, तो अटल बिहारी जी और मोदी जी, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और काम देखिए, करने में क्या अंतर है? मैं थ्योरेटिकल इसलिए नहीं कंपेयर कर सकता हुँ, कि मैंने अटल जी के साथ काम ही नहीं किया, सुनी सुनाई बात है। हुँ, मोदी जी के साथ मैंने देखा है क्लोजली, हुँ, अटल जी के साथ मेरी अनौपचारिक एक आध बैठक हुई, उसमें आप नहीं समझ सकते किसी को। हाँ, 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 मोदी हाँ, जी को मैंने बड़े नजदीक से प्रशासनिक दृष्टिकोण हुँ, से देखा है, तो कंपेयर में नहीं कर, हुँ, कंपैरिजन तो वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ कंपेयर करना इसलिए उचित नहीं होगा, एक में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, एक में सुनी सुनाई बात है। हुँ, सुनी सुनाई बात के बारे में मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। ठीक है। अभी सर जैसे हम पीएमओ की बात कर रहे थे और आपने बताया कि एजुकेशन में जब आप काम कर रहे थे तो आपको इंस्टीट्यूट्स ने जानकारी देने से मना किया था। तो अभी हमने पिछले 1 डेढ़ साल पहले की बात है कि पीएमओ आरटीआई के अंडर नहीं आता है। तो आपको लगता है कि पीएमओ को भी आरटीआई के अंदर आना चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता पीएमओ में कोई ऐसा एज सच कोई मूल कोई चीज है जो कि आरटीए हाँ। में है, वो तो विभागों को आना चाहिए आरटीए में, हुँ, क्योंकि अल्टीमेटली पीएमओ इटसेल्फ का कोई कार्य नहीं है। पीएमओ काम तो विभागों में होता है, हुँ, हुँ, तो हुँ, विभागों में के लिए आरटीआई उपलब्ध होना है। पीएमओ के बारे में मेरा मत थोड़ा सा भिन्न है। हुँ, मेरा कहना यह है कि सामान्य धारणा ये है और मेरा अनुभव भी था हुँ, कि मंत्री, अधिकारी सब चीज पहले पीएमओ पे भेजना चाहते हैं। हाँ, ये उचित नहीं है प्रशासन के दृष्टिकोण से। हुँ, जो अक्सर लोग मुझसे कंपेयर करने को कहते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी मैं कैबिनेट सेक्रेटरीट में था, हुँ, तो मैं कहता था उस समय तो सब विभाग बिल्कुल स्वच्छंद थे, जो चाहते थे बिल्कुल करते थे। हुँ, अब बिल्कुल उल्टा हो गया हर चीज पीएमओ में। ये दोनों एब्सोल्यूट्स ठीक नहीं है, इसे ठीक कहीं है। मध्य में हमें ढूंढना पड़ेगा हुँ, कि आप डिपार्टमेंट्स को समुचित फ्रीडम दें और जो हुँ, राष्ट्रीय स्तर के या स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं उनके लिए पीएमओ में आए। हुँ, अब मुझे याद है जब मैं सेक्रेटरी एजुकेशन था, हुँ, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी सीबीएसई पेपर लीक के बारे में, उसके लिए पीएमओ गए हम लोग पूछने के लिए। मैं अपने मंत्री से कह रहा साहब इसकी क्या जरूरत है उनको पूछने की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई पीएमओ चलो पूछ लें। तो ये स्थिति ठीक नहीं है कि छोटी छोटी चीज के लिए पीएमओ को संपर्क किया तो जाए। सर ऐसी चीज़ों के लिए एजुकेशन मिनिस्टर्स नहीं एक्शन ले सकते, नहीं नहीं, ले क्यों नहीं सकते, उनको अधिकृत है, लेकिन लेकिन वो हर कोई लेते रहता है नहीं कि हैं। पीएमओ से भी पूछ लो, सेफ हाँ, सेव करने, क्योंकि इस माहौल ये है कि हर चीज पीएमओ से पूछ के आप करें, तो हुँ, ये माहौल ठीक नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं इस आप जो मैं बार बार ये कहता हूँ, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं हुँ, या इंटर डिपार्टमेंटल मुद्दे हैं, उन सब के लिए ठीक है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीबीएसई 2% बच्चों को पढ़ाती है देश में, एक हुँ, पेपर लीक हो गया उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हुँ। क्या जरूरत थी पीएमओ जाने अब की? से हमने पेपर लीक की बात की, हमने नीट की और हमने मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाने की बात की। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है अभी हमारे साथ कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है लेकिन साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। हम एजुकेशन पे भी बहुत फ़ोकस कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया पे भी फ़ोकस कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मिस हो रही है और वो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बॉडीज़ नहीं दे पा रही? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सबसे पहले तो ये मानना होगा कि ये समस्या है। ओके। अगर हम ये मानेंगे नहीं समस्या, तो समाधान कहाँ करेंगे? हुँ, तो पहला तो स्टेप ये लेना पड़ेगा कि हाँ, ये गंभीर समस्या मेरे विचार से है, हुँ। लेकिन कई लोग शायद समझते हैं कि बिल्कुल नहीं है समस्या। क्योंकि गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया को और मेक इन इंडिया पे इतना देखिए, फ़ोकस कर रही है मेरा तो सिर्फ कहना ये है कि मेक इन इंडिया तो मैं कई बार लिख भी चुका हूँ, मेक इन इंडिया वर्चुअली फेल्ड। ओके। अब एक नई अच्छी स्कीम आई है पीएलआई की और हुँ, इसकी शुरुआत भी अच्छी हुई है। हुँ, इसके माध्यम से अन्य प्रकार के अगर स्टेप्स लिए जाएँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है। लेकिन मैंने फिर इस बात को कहना चाहूँगा, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर आप ये मानेंगे ही नहीं ये समस्या है, हुँ, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? तो पहले तो मानिए। ठीक नंबर है। 2, ये एक 2 वर्ष पहले शायद अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पे चर्चा हुई थी और ओके। उसपे एक ड्राफ्ट पेपर भी बना था। हुँ, मेरे विचार से उस पे चर्चा होनी चाहिए। एक ठीक। क्लियर स्ट्रैटेजी बननी चाहिए कि किन-किन क्षेत्रों में किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। उदाहरण के तौर पर, हुँ, हुँ, जैसे हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम कृषि के क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में ही कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, क्योंकि हुँ, सब लोग शहर में आके एम्प्लॉयमेंट नहीं प्राप्त कर हुँ, सकते हुँ, हैं। हुँ, उसी तरह सर्विस सेक्टर में हम कैसे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। उसी हुँ, तरह हम रियल एस्टेट सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर जो बिल्कुल बैठा हुआ है, हुँ, इसको कैसे रिवाइव करें, क्योंकि बहुत एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट होता है। तो हुँ, कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हुँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है और उसकी क्लियर स्ट्रैटेजी डिटेल में बनाएँ, खाली पॉलिसी नहीं। एक्शन प्लान बनाएँ कि क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, कब तक करना है, डिटेल चर्चा के उपरांत स्टेक होल्डर से बैठकर नीति बनाएँ। लेकिन ये तभी होगा अगर एक बार मानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या है। तो सर अभी हमने सारी बातें की, बहुत मज़ा आया, लेकिन वापस से मैं मैन्युफैक्चरिंग वाली बात पे जाना चाहूँगा।
क्या आपको लगता है कि इंडिया कभी मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बन पाएगा? देखिए, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ। हुँ, इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। हाँ। मैं देश भर में ट्रैवल करता हूँ हुँ, आजकल और हुँ, हुँ, देखता हुँ। हूँ, जब स्टूडेंट्स से बात करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। हुँ, बड़ा पोटेंशियल है। हाँ। हमें बस प्रयास ये करना है कि उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करें, कैसे हुँ, करें? जैसे लोग कहते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि जो हमारी उम्र जो है हुँ, देश हुँ, के हुँ। लोगों की, वो भी हाँ। कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना भी बढ़ा रहा है, जापान जापान तो बढ़ा बहुत ही गया है, हाँ, हम अभी जवान हैं। हाँ। हमें क्या करना चाहिए जिससे हम ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिज़ास्टर ना बने, हुँ, और उस पे स्पष्ट नीति बननी चाहिए। हुँ, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि ये जो कार्य होगा, ये शायद अखबारों की सुर्खियों में नहीं आएगा, क्योंकि हुँ, कोई भी ठोस कार्य होता है वो दिखता तो है नहीं ज़्यादा। हुँ, हमें हुँ, थोड़ा दिखाने से थोड़ा अलग हटना पड़ेगा। हुँ, शेर के दहाड़ने के बजाय अब शेर को थोड़ा चलना पड़ेगा। हुँ, हम लोग दहाड़ने में ज़्यादा लग गए हैं, दिखाने में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हमें क्लियर कट डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, और वो डिटेल्ड एक्शन प्लान अखबारों में नहीं छपेगा, शायद टेलीविजन में ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं होगा। हुँ, लेकिन ठीक है, देश के लिए वो उचित होगा, प्रत्येक सेक्टर को देखना पड़ेगा, और बिल्कुल सही अप्रोच स्टार्ट सही थी कि हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करें, हुँ, हम सर्विसेज पे फोकस करें, हुँ, और क्या-क्या एक्शन लें जिसके फलस्वरूप है। उदाहरण के तौर पर, हुँ, हम लोगों ने क्या किया जब मेक इन इंडिया आया, हुँ। तो हम वर्ल्ड बैंक के पीछे लग गए कि वो हमें दिखा दे कि हमारे अच्छा हो गया। वर्ल्ड बैंक ये वर्ल्ड डिसाइड बैंक करे, वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि प्रोसेसेस के बारे में, वो कौन सी पायदान पर हैं आप, मतलब हुँ, दुनिया में हुँ, 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 सिंप्लीफिकेशन में आप कौन सी पायदान पे, इस पे हुँ। लग गए। ओके, 2 साल उसी पे लगे रहे। ठीक। बॉम्बे दिल्ली में हमने उनकी टीम आई, हुँ, उन्होंने क्या भाई 110 से हम 160 पे पहुंच गए, 60 से हम लोग 44 पहुंच गए। बाद में उन्होंने सीढ़ी हटा ली, वो खत्म हो गया। वो हुँ, मतलब हुँ, उन्होंने हुँ, कहा ये तो हुँ। डिफेक्टिव है। हाँ। मेरा ये मानना है कि ये इंडस्ट्री या एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर बताएगा कि वो कितना आराम से है, हुँ, दूसरा नहीं बता सकता। आप उससे बैठ के बात कीजिए इंडस्ट्री से, हुँ, और पब्लिकली बात ना कीजिए, क्योंकि पब्लिकली किसी की हिम्मत नहीं है क्रिटिसाइज कर दे गवर्नमेंट को। बिल्कुल। अकेले में बैठ के बात कीजिए, भाई इस व्यवस्था को बनाने के लिए आप क्या चाहते हो, हुँ, और फिर डिस्कशन के, देखिए प्रोसेसेस का सिंप्लीफिकेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हुँ। क्योंकि मैंने किया है इसलिए मैं जानता हूं। हाँ जी। जब मैं कैबिनेट सेक्रेटरी में था तो एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की स्थापना की गई। हुँ, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जाए, उनके क्लियरेंसेस। हुँ, क्यों हुँ, नहीं करते हम क्यों हुँ, नहीं ये देखते कि अगर क्लियरेंसेस में विलंब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। आज की हुँ, तारीख में तो टेक्नोलॉजी है। आरंभिक तौर पर मैं कहता हूं सबसे कि सबसे पहले अपने सब विभागों की फाइलों को आप डिजिटाइज कर दीजिए, तो ओके। सब सीधे मालूम पड़ जाएगा, विलंब खत्म हो जाएगा। हुँ, देखिए, हुँ। आधी प्रॉब्लम तो विलंब से है। हाँ। आप विलंब खत्म कर दीजिए, आधी समस्या समाप्त हो जाएगी, आधा करप्शन समाप्त हो जाएगा। हुँ, लेकिन वो विलंब दूर करने के लिए आदमी बातें करता है, घोषणाएं करता है, चर्चाएं करता है, जो धरातल पर हम कर सकते हैं नहीं करते। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं उपयोग करते? आप ये मान के चलिए कि हुँ, हम पूरी प्रोसेस डिजिटाइज कर दें। ओके। ठीक है, आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमने डिजिटाइज कर दी प्रोसेस, हुँ, दुनिया को पता है कि वो एप्लीकेशन किस लेवल पे पेंडिंग है। हुँ। अपने आप वो आदमी बढ़ाएगा एप्लीकेशन, क्योंकि दुनिया को पता है वो हाँ, 4 हाँ। घंटे 3 मिनट बैठा है, 4 दिन बैठा है। आप हुँ, ट्रांसपेरेंट कर दीजिए ना व्यवस्था को। क्यों नहीं करते ट्रांसपेरेंट? कोई भी चाहे देख ले कि इसने एप्लीकेशन इस तारीख को दी थी, अब कहां पर पड़ी है। हुँ। उससे दूसरा फायदा क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी से प्रेशर भी बिल्ड होगा उसके लिए। एब्सोल्युटली। हाँ भाई जी। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने यूपीए गवर्नमेंट में हुँ, 15 महीने में 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की क्लियरेंस कैसे दिलवा दी? हुँ, मैंने कहा सिंपल यही था, हमने प्रोसेस ट्रांसपेरेंट कर दी। हुँ। एक कैबिनेट मिनिस्टर को नौकरी छोड़नी पड़ी उस समय, यूपीए गवर्नमेंट में? यूपीए गवर्नमेंट में। एक ओके। कैबिनेट मिनिस्टर को, क्योंकि वो 54,000 करोड़ की फाइल फाइल पे बैठी हुई थी। देखिए, मैं इसलिए इस चीज को कह रहा हूं, पहले शायद आज से 15 साल पहले संभव नहीं था। आज हुँ, की तारीख में टेक्नोलॉजी के उपयोग से आप डिसीजन मेकिंग को तुरंत गति से कर सकते हैं। हुँ, और तभी मैं कहता हूं इसका आरंभ पीएमओ से होना चाहिए। हुँ, वहां डिजिटाइज होनी चाहिए फाइल। देखिए, हम इससे पहले कि दूसरे से कहें कि तुम फाइल पे बैठे हो, पहले मैं डिसाइड करूंगा मैं किसी फाइल पे नहीं बैठूंगा। ये नहीं कह सकते कि दुनिया भर को हम समझाते रहे फाइल पे हाँ। बैठे रहो, और डायरेक्टर्स की फाइल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की फाइल पीएमओ में पेंडिंग रहती है। क्यों नहीं रिलीज करते डेटा कि पीएमओ में इस तारीख को फाइल आई थी और इस तारीख को निकली? हुँ, ये क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में डालते? ये कोई नेशनल सिक्योरिटी तो है नहीं। हुँ, ये बिल्कुल। अगर हम विभाग के लिए कह सकते हैं कि किस घंटे एक बाबू दूसरे मिनट बैठा है, तो पीएमओ में फाइल कितने घंटे बैठी है, कितने दिन बैठी है, क्यों नहीं करते? और हुँ, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, देखिए, मैं तो प्राइम मिनिस्टर जब भी चर्चा हुई वो खुद विलंब के अगेंस्ट है। तो अगर अगेंस्ट है तो
अपने घर में शुरू करें। आपको क्या लगता है क्या चीज रोक रही है पीएमओ को डिजिटलाइज मुझे पता नहीं, ये तो वही जानेंगे, क्योंकि मुझे इसमें विरोधाभास लगता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं जल्दी डिसीजन हो, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं डिजिटाइज हो, प्राइम मिनिस्टर को टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, तो पीएमओ में क्यों नहीं करते? इस प्रश्न का उत्तर वो नाराजगी से आता है कुछ लोगों का। अच्छा, कि आप क्यों इशू उठा रहे हैं? ये मतलब कुछ लोग नाराज हो गए, आप क्यों भाई, आप इसका नाराजगी से तो उत्तर नहीं देंगे, जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर देना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा? अगर हम डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो पीएमओ क्यों नहीं करता? इस प्रश्न को उठाने पे आप नाराज हो जा रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता पीएम खुद नाराज होते होंगे, और लोग जरूर हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग बैठे हैं फाइल पर। मुझे स्मरण है कि एक बैठक में नितिन गडकरी जी ने पीएम से बात कही मेरे सामने कि सर फाइल तो आपके पीएमओ में पेंडिंग है, मेरे सामने कई बात। उसके बाद हड़कंप मचा कि कहां फाइल है। इसकी नौबत क्यों आती है? मतलब पीएम तक फाइल्स पहुंचती भी नहीं है? नहीं, पता नहीं पीएम तक पहुंची नहीं पहुंची। जब ये बात हुई फाइल के बारे में, तो गडकरी जी ने पीएम से कहा सर फाइल तो आपके पीएमओ में लंबित है। क्यों लंबित है? क्यों लंबित रहती है फाइल? और वो लंबित रहना बंद कर देगी, कैसे ट्रांसपेरेंट बना देंगे। भाई मैं मानता हूं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई फाइल है, आप उसको ना कीजिए, बिल्कुल कोई स्ट्रेटेजिक फाइल है मत कीजिए, बट डायरेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अगर आप डायरेक्टर नियुक्त नहीं करेंगे टाइम से, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैसे काम करेगी? कोई भी जैसे नियुक्ति की फाइल, जॉइंट सेक्रेटरी नबब की फाइल पीएमओ में आती है, उसका कोई समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। भाई आपको पता है कि अमुक व्यक्ति रिटायर होने जा रहा है 1 साल बाद, उसके चयन पहले से क्यों नहीं होता? कोल इंडिया का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। कोल इंडिया के चेयरमैन रिटायर हो गए, 1 साल तक टेम्पररी आप बनाते रहे चेयरमैन, 3-3 महीने का। क्यों होता है ऐसा? ये तो आपके हाथ में है ना, किसी के हाथ में नहीं है। ये अगर आप ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे पीएमओ में, और जब पीएमओ ये निर्णय ले लेगा कि हम कोई डिजिटल नॉन डिजिटल फाइल किसी विभाग से नहीं लेंगे, सब विभाग करेंगे डिजिटल फाइल्स। फाइल यहाँ वो कहेंगे हम लेंगे नहीं हार्ड फाइल, आप मुझे डिजिटल फाइल भेजिए, खत्म होगी बात। ये उतना कठिन नहीं है। देखिए सब जने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मेरा कहना है एटीट्यूडल इंटेलिजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूडल इंटेलिजेंस मतलब आपका आप किस प्रकार से कोई चीज करना चाहते हो, आपका एटीट्यूड होता है। कोई भी प्रकरण आपके पास आता है, आपका रिएक्शन क्या होता है, आपका एटीट्यूड पर निर्भर करता है। तो आपका एटीट्यूड टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे ले लेंगे आप? सिंपल चीजें पहले कीजिए टेक्नोलॉजी में, उनको अपनाइए। उसका जब आपको उपयोगिता उपादेयता मालूम पड़ जाएगी, तो आप बाकी कॉम्प्लेक्स भी ले लेंगे। सिंपल चीज हम करेंगे नहीं, बड़ी बड़ी बात करेंगे, सिंपल चीज कीजिए। अच्छा सर, अगेन मैं सेम बात आपसे पूछना चाहूँगा, जो हमने अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात की इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग की भी की, लेकिन जब हम देखते हैं ना कि हम जीडीपी में तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, और हमारी 3 ट्रिलियन की जीडीपी का वादा भी किया गया है, लेकिन कभी ना तो हमारे पॉलिटिशियंस ना ब्यूरोक्रेट्स पर कैपिटा इनकम की बात क्यों नहीं करते हैं? भाई जो अच्छी चीज हो, आप सबसे अच्छी शर्ट निकाल के पहनेंगे ना, हर आदमी का स्वाभाविक है वो अच्छी बात करेगा। पर कैपिटा इनकम से हमारी अच्छी बात रिफ्लेक्ट नहीं होती तो नहीं करेगा, ये स्वाभाविक है। हाँ। और मुझे बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं है, आप जो अच्छी चीज है उसकी बात कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो चीजें करनी चाहिए वो करिए। पब्लिकली आप ठीक है, कोई आके तो कहेगा नहीं कि मेरी ये अंदर से बनियान फटी हुई है, शर्ट अच्छी पहना हो, कोई कहेगा नहीं, अच्छी शर्ट दिखाएगा, वो ठीक है करने दीजिए, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर बनियान फटी आपकी, तो उसको सिलने का या बदलने का प्रयास भी उसी प्रकार से उतनी ही जोश से होना चाहिए जिस जोश से आप नई शर्ट ऊपर से पहन के दिखा रहे हैं। बस मेरा इतना कहना है। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं कि आप अच्छी शर्ट ना पहनिए, आप पहनिए, लेकिन अंदर की बात जो है ना, वो भी तो आप समझिए, उस पर कारगर रूप से कार्य कीजिए जिससे वो भी दिखे। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि मेक इन इंडिया का शेर जो है दहाड़ रहा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चलना भी तो चाहिए। खाली दहाड़ने से काम नहीं चलेगा। आप दहाड़ रहे हैं और जोर के दहाड़ रहे हैं, अरे भाई चलिए भी तो बढ़िया है। और नहीं चल रहा तो मानिए नहीं चल रहा, और फिर उसको ठीक कीजिए। लेकिन आप वो मानेंगे नहीं चला, आप कहेंगे नहीं ये अब तो यहाँ दहाड़ा, अब यहाँ दहाड़ेगा, अब यहाँ दहाड़ेगा। दहाड़ने से काम नहीं चलेगा, चलने से काम चलेगा। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि पर कैपिटा इनकम को किस तरह से ग्रो किया जा सकता है इंडिया में? देखिए आपने कई सारी चीजें भी चर्चा की थी ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एजुकेशन, ये सब संबंधित है पर कैपिटा इंक्रीज करने के लिए। अगर एजुकेटेड होगा, स्किल्ड होगा, तो उसकी इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। हम कैसे उसको गेनफुली एम्प्लॉय करें, नंबर 1। नंबर 2, एक और एस्पेक्ट है जो शायद आप विचार करेंगे इस पे, कि जो हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जो ग्रोथ हो रही है, वो कहाँ जा रही है? वो कुछ चयनित लोगों के पास जा रही है या ज्यादा लोगों के पास जा रही है?
इस पे भी विचार करना तो चाहिए। आपके हिसाब से कुछ लोगों के पास जानी चाहिए या ज़्यादा लोगों के पास जानी चाहिए? जितने ज़्यादा लोगों के पास जाए। लेकिन ऐसी जो कंट्री हैं जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, आपने देखा कि वो उतना अच्छा नहीं बन पा रहे हैं खूब जितना। बन पा रहे हैं, हमारी ये गलतफ़हमी है ये। हुँ, आप यूरोप में चले जाइए, हुँ, देखिए पर कैपिटा इनकम बढ़िया है, हुँ, इनइक्वालिटीज़ कम है। हुँ, इनइक्वालिटीज़ कम है, इतनी हुँ, नहीं इनइक्वालिटीज़। हुँ। इनफैक्ट जो वो कंट्रीज़ इनइक्वालिटीज़ कम करने की बात कर रहे हैं, वहाँ इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा हैं, चाहे रशिया हो, चाइना हो। सर रशिया चाइना की हाँ, ही तो मैं बात कर वही रहा मैं हूँ। कह रहा हूँ, इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा हैं, बात हाँ, करते हैं लोग। हाँ, जो हाँ, वेस्ट हाँ। कंट्री है, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ और इनइक्वालिटीज़ में विरोधाभास नहीं है। हुँ, प्रश्न ये है कि अपॉर्च्युनिटी हम बाकी लोगों को दें कि वो भी उस इनकम में पार्टिसिपेट कर सकें, हुँ, 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 हुँ। ये है इश्यू। अभी सर एक बात बहुत ज़्यादा चलती है कि जो बड़े-बड़े गवर्नमेंट टेंडर्स हैं वो अडानी या अंबानी जी जैसी ही लोगों को मिल जाता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो और लोग हैं यानी कि बड़े बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े बिल्डर्स हैं, उनके अलावा और ऑप्शंस भी नहीं है गवर्नमेंट के देखिए, पास? मुझे उसमें कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, ये भी मैंने हुँ, पढ़ी है। हुँ, इसलिए मैं इस बिंदु पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं उन चीज़ों पर टिप्पणी कर रहा हूँ जिनमें व्यक्तिगत मैंने अनुभव किया है। ये भी हुँ। कहा-सुनी की बात है, इनको टेंडर मिल रहा है, उनको जा रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने भी पढ़ाई है कुछ जगह पर, तो मेरा उसमें टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ओके। अब सर ये रिकॉर्डिंग ख़त्म करने से पहले मेरा जस्ट लास्ट क्वेश्चन है कि आपने 38 साल काम किया, कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको अगेंस्ट द प्रोटोकॉल जाना पड़ा है या फिर अपने उसूलों को छोड़ना पड़ा है? देखिए, मैंने ये मान के चला था कि मैं हुँ, नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं करूँगा ओके। और मैंने किया भी नहीं कोई नियम के विरुद्ध, कभी भी नहीं? कभी नहीं किया। किसी नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। शुरू-शुरू में लोग मुझे अजीब समझते थे, लेकिन मैंने साथ ही साथ अगर नियम के तहत कोई काम कहता था, तो तुरंत करता था, उसको सूचित करता था। हुँ। तो धीरे-धीरे ये रेपुटेशन बनी कि गलत काम तो नहीं करेगा, सही तुरंत कर देगा। ऑफ़र्स मिले आपको कभी? मुझे कभी नहीं मिला, मुझे ये नहीं समझ में आता लोग पैसे बनाते कैसे हैं? आपको कभी भी कभी ऑफ़र नहीं नहीं हुआ, मिला? कभी नहीं मिला, कभी नहीं। ये शुरू से ही या तो मेरी रेपुटेशन खराब थी या जो भी थी, मुझे पता ही नहीं लगता पैसे कैसे मिलता है, दिया जाता है। मतलब कभी किसी कभी और नहीं, काम के लिए भी किसी ने नहीं किसी ने बोला कि हम ये काम कोई करा नहीं, देंगे, कोई ऐसा हो जाएगा? कुछ नहीं, कभी नहीं।